हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल रावत स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं, पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो बोर्ड में इसकी वेटेज है 5 से 6 मार्क्स की। तो 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत आसान है। 2 क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। पहली क्लास रहेगी बेसिक क्लास है, एनसीईआरटी का पूरा हम कवर करेंगे। सेकंड क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं आपको एक चीज हमेशा क्लियर रखनी है, हमें बोर्ड के हिसाब से तैयारी तो करनी है, बट साथ साथ में हमें अपनी बेसिक नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपको 11th-12th में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चैप्टर की मीनिंग समझते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, पॉली का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी। पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स रहे उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। पॉली मैनी का मतलब क्या होता है? कई सारी। जिस भी इक्वेशन में बहुत सारी टर्म्स रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। सर टर्म्स समझ में नहीं आया, टर्म्स को अच्छे से समझा दो। ठीक है, टर्म्स को मैं समझाता हूं यहां पे ब्रीफली। जैसे मैंने यहां पे लिखा 2x। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि 2x यहां पे कितनी टर्म्स है? सर यहां पे एक टर्म है। कितनी टर्म है? एक टर्म है। आपको इसको देख के घबराना नहीं है, इसके साथ x है, y है, कुछ भी है। अगर मैंने यहां पे ओनली x लिख दिया, अब मैं यहां पे पूछूं कितनी टर्म है? यहां पे भी एक ही टर्म है। अगर मैं यहां पे लिख दूं जैसे सपोज 5xy, अब मैं आपसे पूछूं यहां पे कितनी टर्म है? यहां पे एक ही टर्म है। सर 2 टर्म कैसे होगी, 2 टर्म कैसे होगी? मैं यहां पे बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस y, अब कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इसके बारे में अभी मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। चलो अगले उसमें स्लाइड में चलते हैं, वहां पे मैं डिटेल से आपको इस चीज को समझाता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बने दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म समझते हैं, टर्म क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए 2x 3 5xy, तो ये सारी कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है। जब तक इसमें आगे प्लस माइनस का ऑपरेशन ना चले तब तक एक ही टर्म है। अगर मैं इसमें 2x में आगे प्लस करके y लिख दूं, 2x प्लस y, तो यहां पे कितनी टर्म हो जाएगी? 2 टर्म हो जाएगा, बिकॉज यहां पे प्लस का ऑपरेशन आ गया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सपोज x प्लस 3y प्लस z। अब यहां पे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो यहां पे कितनी टर्म्स होगी? 3 टर्म। ये सर हमें पूरा समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें एक ही चीज होगा। जैसे ये 2x हो गया, ये 3 हो गया, ये 5xy हो गया, तो ये कितने टर्म है? एक टर्म है। यहां पे 2 है, 1 और 2, कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ पे प्लस है क्या तभी 2 टर्म है? नहीं बच्चे, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, 2x माइनस y। अभी भी ये कितनी टर्म है? 2 टर्म है। ये भी कितना टर्म है? 2 टर्म है। ये कितना टर्म है? 3 टर्म है। आई होप टर्म का केस आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। कुछ यहाँ पे एग्जांपल करते हैं, आपको बताना है इसमें कितनी टर्म्स है। ठीक है, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, एक बारी आपका फटाफट से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले में बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ इसमें कितनी टर्म्स है? सर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। अब सेकंड वाले में कई सारे बच्चे बोलेंगे इसका आंसर सर 2 टर्म्स है, बट जो कि आपका रॉन्ग है। पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये x यहाँ पे वेरिएबल है, y यहाँ पे अलग वेरिएबल है, z यहाँ पे अलग वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व तो कर सकते हैं। 6x प्लस 2x कितना x होता है? 8x। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 8x। तो 8x यहाँ पे 2 टर्म्स ना होके यहाँ पे ओनली 1 टर्म है। तो यहां से एक चीज आपके माइंड में ये क्लियर है कि पहले हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद पॉसिबली ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसलिए इसमें 3 टर्म्स होगी। ये तो सॉल्व हो सकता है, तो इसका जो आंसर आया 8x आया। तो इसमें कितनी टर्म है? एक टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म है?
3x प्लस वाई हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। तो टर्म का केस आपका क्लियर हो चुका होगा एंड ये बेसिक नॉलेज है जो कि आपको आनी चाहिए। क्लास 9th में आप ये सब पढ़ चुके होंगे। सो स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री जानेंगे। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, जितने भी जी अल्फाबेट्स देखते हैं ना आप, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो इनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 2x² + 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है कि ये इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी। सर आपने बोला था डिग्री क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल्स है x, तो यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे जो डिग्री हो गया, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखते हैं, 2x³ + 3x + 5। अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, चाहे यहाँ पे x वेरिएबल है, अगर यहाँ पे y वेरिएबल भी हो जाएगा, आपको उसकी पावर देखनी है। अब बच्चे यहाँ पे भी घबरा जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसमें बताओ, आप बताओ इसमें डिग्री कितनी है, जल्दी बताओ। सर यहाँ पे ना वेरिएबल तो है नहीं, बट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 0। आपको पता है अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये इन द एंड में आपका आंसर 3 आ रहा जो स्टार्टिंग में था। तो जहां पे अगर वेरिएबल नहीं रहेगा तो वहां पे डिग्री कितनी होगी, 0। समझ में आया। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 4, आपको डिग्री बतानी है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। डिग्री कितनी होगी, 0। 5 6 7 8 कोई भी नंबर आ जाए तो उसमें डिग्री कितनी होगी, 0। आया समझ में बच्चों। चलो, अब ये एग्जाम में तो नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। अब एक बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट और है। सो अभी मैं डिग्री के बेसिस पे आपको बताता हूं कि किसी इक्वेशन को हम कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। जहां पे डिग्री 1 होगी उस इक्वेशन को बोलेंगे कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। जहां पे डिग्री 2 होगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे डिग्री 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, मोर देन 3 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल है। 4-5 डिग्री होगी, कब तक बोलते चलेंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। चलो अब मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, एक ऐसी इक्वेशन जहां पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। आपको पता है डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर है। तो यहां पे लिखते हैं x + 2। अब आपने देखा सर, राहुल सर ने बताया था यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसलिए कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर। सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें डिग्री कितनी होती है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 1। क्यूबिक बनाना होगा तो हम लिख सकते हैं दैट इज क्यूबिक। ये इसको और बड़ी करके भी लिख सकते हैं, +3x + 7। ये कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें पावर 3 रहेगी तो वो क्यूबिक होगा, जिसमें पावर 2 रहेगी उसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जिसमें पावर 1 रहेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जिसकी डिग्री जितनी होती है तो उसका उतना ही आंसर आता है। चलो यहाँ पे अगर मैं x का आंसर निकालूंगा तो x का एक ही आंसर आएगा, ओनली एक आंसर आएगा। यहाँ पे मैं x का आंसर निकालूं तो यहाँ पे x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर यहाँ पे मैं x के आंसर निकालूंगा तो यहाँ पे x के कितने आंसर आएंगे, 3। तो यहाँ पे x की 3 वैल्यू आ सकती है क्यूबिक में, यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आ सकती है और यहाँ पे x की केवल 1 वैल्यू आएगी। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक सब सीख लिया है, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा बट आपको आना चाहिए। स्कूल एंड कोचिंग में क्या होता है कि हम सर लोग ना ये वाला पार्ट स्किप कर लेते हैं, डायरेक्टली हमें ना एक्सरसाइज से स्टार्ट करवाया जाता है, बट
आपको क्या करना है, जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करो तो उससे पहले उसके आगे जो 2-3 पेजों में लिखा रहता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एक्सरसाइज 2.1, इसी के बेसिस पे है, दैट इज जीरोस। अब इसके भी बेसिक्स पे चलते हैं कि जीरोस होते क्या है और कैसे निकलते हैं। मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, सब कुछ आपको बेसिक से समझा रहा हूं। चलो पहले जीरोस निकालेंगे हम। एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहां पे पावर कितनी होती है सर? जहां पे पावर क्या होती है? 1 होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं x+3। एक इक्वेशन लिखी मैंने। अब मैंने बोला यहां पे जीरोस फाइंड करो। जीरोस क्या होता है? जीरोस वह वैल्यू होती है कि जहां पे हम वेरिएबल की जगह उसको पुट करें, यहां पे x की जगह उसको पुट करें और इस पूरी इक्वेशन का आंसर कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां पे हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि इसका पूरा आंसर ही 0 हो जाए? x की क्या वैल्यू यहां पे पुट करें कि ये पूरा 0 हो जाए? सर सोच के बताते हैं। सोचो, -1 पुट करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, -3 में यहां पे पुट करूंगा तो -3 + 3 = 0, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है। तो यही जीरोस होता है कि x की वह कौन सी वैल्यू होगी जिसपे आंसर पूरा 0 आ जाएगा। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता है x+3 = 0, तो हम लिख रहे हैं x, ये इधर साइड जाएगा तो -3। अभी तक आप ऐसे सॉल्व करते थे, तो ये कहीं ना कहीं यहां से निकल के आता है कि वह कौन सी वैल्यूज होगी कि जिसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे वहां से आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं ना, जो भी ये सब लिखा है ना, अगर मैं इसे ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करना चाहूं तो ग्राफ 2 एक्सिस में होता है। एक होता है एक्स एक्सिस में, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस में। बट सर यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही लिखा है, वाई तो लिखा नहीं है, क्या ये वाई इसमें होगा नहीं? तो क्या जवाब है आपके पास? जल्दी बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कितनी आई? -3। y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0। तो इसको मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो -3 0, सॉरी -3 है तो -3 कहीं ना कहीं आपका इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -3, 0। प्लस में रहता तो यहाँ पे आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट करेगा x एक्सिस को, तो यही तो जीरोस होता है। आपको माइंड में क्या याद रखना है कि सर जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा वही जीरोस होगा। चलो मैंने यहाँ पे लिखा, एक ग्राफ बनाया, मैंने कहा ये है कुछ ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है, कहीं से भी कहीं जा रहा है। अब यहाँ पे x एक्सिस एक बार यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता वो 2 जीरोस क्या होंगे, बट कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। तो लीनियर इक्वेशन का कुछ ऐसे बनता है। और मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ऐसे कुछ इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कुछ पैराबोला की, जो कि आप 11th में पढ़ोगे, पैराबोला कुछ ऐसे बनता है, या तो ये ऐसे बनेगा, या तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, या तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है पैराबोला, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अब हम सिंपल सा यही देखेंगे कि किसके कितने जीरोस हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलूं, अगर ऐसे लिखा है y = px, आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? px। ये x के बारे में पूछ रहा है कि x के कितने जीरोस हैं। ठीक है, अब x के कितने जीरोस होंगे? 1, 2 जीरोस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस। यहाँ पे तो केवल एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 1 जीरोस हैं। अभी इसके बाद एक्सरसाइज पूरा इसी पे बेस्ड है, हम उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है, आप लोगों को मुझसे पहले सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ्स ऑफ y = px, y = px, ये लिखा होना जरूरी है, तभी हम x के बारे में बता सकते हैं। आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर सम ऑफ द पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। पहली देखो, यहाँ पे देखो कैसा है ग्राफ, कुछ ऐसा है और यहाँ से लाइन जा रही है। अब ये x एक्सिस में टच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरोस।
यहाँ पे 0 बनना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, देखो ये ऐसे कुछ गया है, यहां से यहां पे गया है, तो केवल एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक बार कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे 1। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, तो 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 3 0 होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है तो कितने जीरोस होंगे, 1 2 जीरोस होंगे, 1 2 3 4, कितने जीरोस होंगे, 4। कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको एक काउंट करें या 2 काउंट करें। आपको बच्चों सिर्फ एक काउंट करना है, एक यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपके लिए इसे क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे अलग से। अब यहाँ पे बताने आपको कितने जीरोस होंगे, ये टच है इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरोस होंगे बच्चे, यहाँ पे केवल 1 जीरोस होगा, इसी पॉइंट पे एक ही पॉइंट आ रहा होगा, एक ही आंसर आएगा यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और कई बार ऐसे भी रहता है ये टच ही नहीं हो रहा होता है, ठीक है, जैसे पहले केस में था, तो यहाँ पे नो जीरोस, कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जीरोस का केस समझ में आ गया होगा। पहली एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड अब इसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज अगले पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपको बेसिक से सब कुछ चीजें समझ में आई होगी। मैं ज्यादा डीप नहीं गया, अगर ज्यादा डीप जाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पहली 2.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और पॉइंट नोट करना, एग्जाम में ये लिखा होना जरूरी है y = px, तभी आप x एक्सिस के जीरोस बता सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे लिखा होगा x = py, तब हमें y एक्सिस के बारे में बताना होता है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है बच्चे, y = px, अगर px लिखा होगा तो तुम्हें x एक्सिस के बारे में बताना है कि x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है py, तो वहां पे बताना होता है कि y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। बट ये आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, ना ही आ सकता है, सिलेबस में यही है, तो यही एग्जाम में आता था पहले, अब तो ये आना भी बहुत कम हो चुका है। सेकंड एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसका पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।